आप देख रहे हैं मनी गुरु, मैं हूं स्वाति रायना। रिटर्न कमाने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश पीढ़ियों से पसंदीदा विकल्प रहा है और निवेशक परंपरागत रूप से इसे भरोसेमंद विकल्प भी मानते हैं। लेकिन मोटा रिटर्न कमाने के लिए म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा विकल्प है। आज हम प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कहां आपके लिए निवेश होगा फायदेमंद, प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड्स निवेश के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, कुछ ऐसी बारीकियां जो आपके लिए समझना जरूरी है। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये तो सभी को पता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में एक इमोशनल फैक्टर जरूर होता है कि एक अपना घर जरूर हो। अब कई लोग निवेश के लिए घर लेते हैं, मतलब वो नहीं जिसमें आप खुद रहते हैं, उसके अलावा कोई घर लेते हैं, लेकिन उसकी आप चुकाते हैं ईएमआई भी। तो ये हम आज अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वही पैसा जो आप ईएमआई पर अपने घर को ले रहे हैं, नए घर को ले रहे हैं, अगर उसी को आप इक्विटी में निवेश करें तो क्या आपके लिए एक अच्छा रिटर्न साबित हो पाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आज के शो में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड दोनों में निवेश करने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, जोखिम कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है, निवेशकों को क्या ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 500 रुपए की रकम से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपको जरूरत होती है अच्छे खासे मोटी रकम की। मतलब प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी में जोखिम तो कम, लेकिन हाँ मोटी रकम। म्यूचुअल फंड्स में जोखिम ज्यादा, लेकिन हाँ सिर्फ 500 रुपए से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस होते हैं प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के, जो हम आपको बता रहे हैं। एक और बात, अब जब आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो क्या प्रॉपर्टी बेचकर तुरंत वो पैसा ले सकते हैं? हम इसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी फैक्टर जो होता है प्रॉपर्टी में वो काफी कम होता है, वहीं म्यूचुअल फंड्स में वो अच्छा होता है। प्रॉपर्टी में आपको कागजी कार्रवाई ज्यादा करनी पड़ती है, म्यूचुअल फंड्स में आप डीमैट अकाउंट खोलिए और उसके बाद अलग अलग फंड्स में आप निवेश करते हैं। प्रॉपर्टी में आमतौर पर देखा गया है फ्रॉड की संभावना ज्यादा होती है और म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें वहां पर फ्रॉड की संभावना कंपैरेटिवली कम देखी गई है। लेकिन इसके कुछ और पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं फिनकार्ड के फाउंडर तनवीर आलम। तनवीर, आपका बहुत स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। प्रॉपर्टी या फिर म्यूचुअल फंड, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंडियन सोसाइटी में एक होने के चलते लोग यही समझते हैं कि हाँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अदद प्रॉपर्टी या एक अदद फ्लैट खरीद लिया जाए। वो कितना पॉपुलर है बनस्पत इसके कि लोग वही पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालें? देखिए क्या होता है कि अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करें तो आप हमेशा ही यही चाहेंगे, क्योंकि रेंटल यील्ड जो है इंडिया में 2% का है। अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है, आप देखेंगे उस पर मुश्किल से आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का रेंटल मिलता है। तो टेक्निकली आपके जो वो रेंटल यील्ड, जो ब्याज है उस पर रेंटल यील्ड 2% का है, और अगर आप होम लोन लेते हैं उसका रेट 8% का होता है। तो इस मैथमेटिक्स के हिसाब से तो हमेशा आप चाहेंगे कि रेंटल में रहें, लेकिन जब खुद की एक घर खरीदने की बारी आती है उसमें बहुत से इमोशन जुड़े होते हैं और कुछ हद तक इस इमोशंस को सिर्फ आप पैसे के नजरिए से तोल नहीं सकते। आपको एक घर जो है ये खुद आप अगर रहने के लिए खरीदना चाहें तो वो आप सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। आपको हर बार आपको घर बदलना ना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि आप एक घर तो आप ज़रूर अक्वायर करिए जिसमें आपको रहना है। रही बात निवेश करने की दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी के लिए, तो मेरी हमेशा ये सलाह रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें एज एन इन्वेस्टमेंट। उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उसमें काफ़ी जो पॉइंट्स है, जैसे कि टैक्स की पॉइंट है, लिक्विडिटी की पॉइंट है, ये सारे पॉइंट के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड बेहतर उभर के आता है प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में।
ओके, मतलब हम प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड्स दोनों में निवेश के फायदे और नुकसान यहाँ पर समझ रहे हैं कि आखिरकार आप अगर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो लॉन्गर टर्म में कैसे रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, माफ कीजिए, और अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसका रिटर्न कैसा रहता है। इस पर चर्चा जारी रहेगी। इस बीच एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाहिद अली साहब। शाहिद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने हमें अपना सवाल भी भेजा है। 27 साल के हैं आप और आपने 2017 से म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत की है। सर, क्या करते हैं आप और क्या लक्ष्य है आपका निवेश करने का? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ मैम। मेरा लक्ष्य है घर बनाने का और शादी और बच्चे का मैरिज का। ओके। और मैंने SBI ब्लू चिप में 2500 रुपये जमा किया है। मेरा एसेट इक्विटी फंड में 4000 और मेरा एसेट इमरजेंसी ब्लू चिप में 1000 और आदित्य बिरला फ्रंट लाइन में 1000, SBI बैलेंस फंड में 500 और HDFC फोकस फंड में 1000। क्या ये फंड सही है मेरे लिए? आगे कल पर्पस के लिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए होम घर के लिए और चाइल्ड मैरिज के लिए 40 लाख और रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए। वैसे 2017 से आप निवेश कर रहे हैं इन फंड्स में। अब जानना चाहते हैं लगभग 1.5 साल के बाद कि फंड सही है कि नहीं है। जब आपने फंड्स लिए थे आपने किससे सलाह ली थी? खुद से लिए कि किसी आपने एक एक्सपर्ट से सलाह ली थी? मैंने आपका शो देखकर इसके बीच मैंने लिया। आपका शो देखकर मैंने लिया। तो क्या रीजन है, आपको लग रहा है कि आप ये जानना चाहें, समझना चाहें कि फंड्स आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं? कुछ रिटर्न में आपको लगा परेशानी है? नहीं, इसमें रिटर्न के लिए अभी काफी लो चल रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है, इसलिए मेरा निवेश सही है कि नहीं सही है। मार्केट तो अभी अच्छा चल रहा है, तो उस हिसाब से मार्केट ने अच्छी ऊंचाई अभी छुई है, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी भी आपकी शायद आपको थोड़ी बदलनी पड़े। बाकी आपके फंड्स पर जो सलाह की बात रही तो तनवीर हमारे साथ हैं। तनवीर, बताइए इनके फंड्स जानना चाह रहे हैं कि कैसे हैं, प्लस इनके लक्ष्य के हिसाब से कैसी स्ट्रैटेजी? शाहिद साहब, आपकी फंड सिलेक्शन बिल्कुल सही है। आपका मनी गुरु देखना बिल्कुल ज़ाया नहीं गया है। सही सब फंड सिलेक्शन आपका, तो इसे आप बरकरार रखिए। देखिए, इक्विटी मार्केट में रिटर्न कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ कि इक्विटी मार्केट में अगर आप 15% का रिटर्न चाहते हैं 10-15 साल की अवधि के लिए अगर निवेश करते हैं आप, तो इसमें कुछ साल आपके ऐसे रहेंगे कि वो बहुत फ्लैट ईयर रहेगा जिसमें रिटर्न आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसमें कुछ साल ऐसे रहेंगे जिनकी नेगेटिव रिटर्न दिखेगा। लेकिन अगर आप इसमें बिल्कुल निवेश करते रहें लंबे समय तक, 10 से 15 साल तक, तो इसमें आपको आराम से 15%, 12 से 15% रिटर्न आएगा। और यही आप 10,000 रुपये प्रति माह निवेश जो कर रहे हैं SIP के जरिए अगर करते रहें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 साल के बाद 50 लाख रुपया या 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन आपका जो लक्ष्य है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए या तो आपको SIP अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी या गोल को थोड़ा डिफर करना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा कि आप सेम SIP अमाउंट जो 10,000 रुपये का है, अगर आप 15 साल के निवेश कर रहे हैं तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो 50 लाख की बन रही है। लेकिन आप अगर ये 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो ये बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगा। तो या तो आप SIP अमाउंट बढ़ाइए या तो अपने लक्ष्य को थोड़े से डिफर कर दीजिए, तो इसी अमाउंट में आप अपने गोल अचीव कर पाएंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और आप बताना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ फंड सिलेक्शन सही है, इसमें कंटिन्यू रखें। ओके, चलिए, आपका फंड सिलेक्शन अच्छा है, आपने अच्छा यहाँ पर डिसीजन लिया इन फंड्स को लेकर। बाकी जो कमी पेशी है वो दूर कर लीजिए, हमारे एक्सपर्ट ने जो सलाह दी है उसके साथ आपके लिए ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर से बात करते हैं। हरिद्वार से SK मल्होत्रा साहब हमारे साथ है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपने अपना सवाल हमें भेजा, हमने वो पढ़ा है, एक्सपर्ट ने भी पढ़ा है। आप मुझे ये बताइए, आपने 10 फंड्स में निवेश किया हुआ है और 1 महीने पहले ही इस फंड्स में निवेश की शुरुआत की है। हाँ जी। कोई वजह कि आपने इतने सारे फंड्स चुने? मैडम, मेरा यही था कि अभी हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज से 15 साल, 20 साल या 10 साल के बाद अमाउंट काफी हो जाता है, तो एक तो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। दूसरा, मान लीजिए कोई एक आधा फंड या 2-3 फंड अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो एटलीस्ट हमारा उसमें भी अमाउंट जो है डिवाइडेड है, तो ओवरऑल भाई परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहेगा। ओके, और आपके कुल 6 गोल्स है जो आपने हमें भेजे हैं कि आपको अलग अलग टाइम होराइजन्स में
कितनी रकम की जरूरत है आपके गोल्स के लिए, और 8 साल के बाद विदेश टूर भी आपको करना है 12 लाख रुपए जिसके लिए आपको चाहिए। और जो 10 फंड्स में आपने निवेश किया, खुद से किया कि एक्सपर्ट की सलाह से? मैडम मैंने ये आपके शो से और कुछ हमारे फ्रेंड एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेके बनाया था पोर्टफोलियो। चलिए, आपके फंड्स पर राय देने के लिए हमारे साथ तनवीर हैं। तनवीर, यही बात है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन किसी भी पोर्टफोलियो में, इनके पास 10 फंड्स हैं, ये स्ट्रैटेजी कितनी सही रहती है? देखिए, दरअसल क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी भी एक फंड में आप निवेश करते हैं तो वो फंड मैनेजर जो है 40 से 50 स्टॉक्स में निवेश करता है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मेन कारण क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मेन वजह यह है कि आप अपने रिस्क को कम करें, और लेकिन अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं तो इसका बेनिफिट बहुत हद तक नहीं मिलता कि वो पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है। और ओवर डाइवर्सिफाई करने का मतलब है रिस्क आप और भी कम कर रहे हैं, एंड क्या होता है कि वो डाइल्यूट हो जाता है रिटर्न। अब देखिए, अब कभी भी सेंसेक्स चढ़े, अभी रैली किया है, अभी सेंसेक्स जो रैली इसने किया है, इसके टॉप 5 स्टॉक्स जो है, जो 800 पॉइंट की रैली हुई है, 500 पॉइंट कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 स्टॉक से आया है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं तो क्या होता है कि जो उसमें गुड परफॉर्मर के साथ साथ कुछ लैगार्ड स्टॉक्स भी आ जाते हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को डाइल्यूट कर देते हैं। इसी वजह से ओवर डाइवर्सिफिकेशन के लिए की सलाह हम लोग नहीं देते हैं। बहरहाल इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, फंड की सिलेक्शन सही है तो ये कंटिन्यू रखें, लेकिन इनके पोर्टफोलियो क्यों इन्होंने ईमेल किया है तो मैं इस पर 1-2 और कमेंट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने गोल बेस्ड प्लानिंग की है और गोल के जरिए ये निवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत सही तरीका है निवेश करने का। जब आप गोल एक लक्ष्य बांध के निवेश करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है, जो एक सही तरीका है निवेश करने का। सेकंड क्या है कि लेकिन इन्होंने जो गोल बेस्ड प्लानिंग की है तो सही है, लेकिन बहुत जगह मुझे ये लगा है कि इन्होंने जो फ्यूचर वैल्यू या राशि रखी है अपने लक्ष्य की, जैसे रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया रखा है, और वो भी आएगा इनके पास 25-30 साल के बाद, 25 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली। अगर 25 साल के बाद अगर आप करंट इन्फ्लेशन भी अगर रखते हैं तो उस 3 करोड़ का वैल्यू आज के दिन में अप्रोक्सीमेटली 30-40 लाख रुपए, 1.5 करोड़ का वैल्यू 30-40 लाख रुपए होगा। क्या अब उनको डिसाइड करना है कि ये अगर आज रिटायर करते हैं वो 30 लाख रुपए में अपनी बाकी जिंदगी वो पूरी सही से रह पाएंगे, उससे जी बाकी पाएंगे, गोल्स को पूरा कर पाएंगे क्या? यस तो उसको ये जो फ्यूचर वैल्यू उन्होंने असाइन किया है, इस पे मैं चाहूंगा कि वो रिव्यू करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हो, ले सके। एक सही अमाउंट, अगर जब गोल प्लानिंग करते हैं आपको सही वैल्यू असाइन करना बहुत जरूरी है, वरना आप निवेश करते जाएंगे, आखिर में जाकर आपको आइडिया लगेगा कि आपकी जो आपने एस्टिमेट किया था गोल वैल्यू वो कम है और वो रकम पूरी सही तरह आपने एक्यूमुलेट नहीं किया है। 10 फंड्स है इनके, आप इनको राय दे रहे हैं कि सभी फंड्स पे बने रहें? देखिए, अगर आप इस कंसोलिडेट करना चाहें कर सकते हैं, बट लेकिन अगर उन्होंने क्योंकि एसआईपी अभी से स्टार्ट किया है, अगर उसमें अगर रोकना भी है इनको तो एसआईपी रोके, जो फंड इकट्ठा हो गया है उसको अभी नहीं निकाले, क्योंकि सारे फंड में उनको एग्जिट लोड लगेगा, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगेगा। ओके, चलिए एक और कॉलर से बात करते हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ हैं हिमांशु जी हरिद्वार से। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जी अच्छा मैम, एक सवाल ये था कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 2,500 रुपए एसबीआई ब्लू चिप फंड में, और सेलेक्ट फोकस फंड में 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मंथ। अच्छा, मेरा जो गोल है वो 4 करोड़ का है रिटायरमेंट का। ओके, अभी मेरी जो करंट एज है 32 है। ओके, सिर्फ एक ही आपका गोल है रिटायरमेंट का? अभी मेरा फिलहाल अभी एक ही गोल है। हाँ, तो मुझे अभी 2,500 रुपए की एसआईपी और स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये पता करना है कि मैं किस फंड में स्टार्ट करूँ। 2,500 ऑलरेडी कर रहे हैं, 2,500 की और करना चाहते हैं, मतलब 5,000 की कर रहा हूँ मैम, मैं 5,000 कर रहा हूँ 2,500 एसबीआई ब्लू चिप में और 2,500। ओके, 5,000 इन टोटल, 2,500 और कर सकते हैं।
हाँ जी 2,500 और कर सकता हूँ। अब बाकी जैसे जैसे मेरा सैलरी का अप्रेजल होगा उस आपको पर बढ़ाऊंगा अपनी एसआईपी फंड में। ओके, तनवीर, ये लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपए की ऑलरेडी एसआईपी है सिलेक्ट कोटक फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी इनका अभी निवेश चल रहा है, और 2,500 की और ये एसआईपी कर सकते हैं। 4 करोड़ इन्हें रिटायरमेंट पर चाहिए। एक और एसआईपी अगर शुरू करनी है तो आप इनको सजेस्ट करेंगे कोई और फंड में निवेश करें? इनका करंट एज क्या है आपका अभी? 32। तो आपके पास 28 साल है निवेश करने के लिए। देखिए, अगर आप 28 साल के लिए निवेश करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 15,000 रुपये निवेश करेंगे प्रतिमाह, 10 से 15,000 के बीच में, तो आपको 28 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 करोड़ रुपए मिल जाएगा। और आप ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ कर रहे हैं, आपको 2,500 रुपये बढ़ाना है ग्रेजुअली। अगर आप अभी यही अफोर्ड कर पाते हैं तो इससे स्टार्ट करिए। ग्रेजुअली जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी आप एसआईपी के रकम बढ़ाते रहिए, आप अपने गोल बिल्कुल अचीव कर जाएंगे। और अभी आप मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड, जो कि एक मल्टी डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, जो लार्ज और मिड कैप दोनों में एक्सपोजर लेती है, उस पर आप निवेश कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी परफॉर्मिंग फंड है, ये आपके लिए फायदे का रहेगा। ओके, जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने की और प्रॉपर्टी में निवेश करने की, हम दोनों को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी एक तरफ एक कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट लोग मानते हैं इसको, वहीं म्यूचुअल फंड काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तनवीर, आगे कुछ अगर हम मानिए 2-3 साल की बात करें, आप ये ट्रेंड कहां पर जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी काफी ज्यादा लोगों की रुचि बढ़ी है, लोग एसआईपी शुरू कर रहे हैं और बहुत यंग एज में एसआईपी शुरू कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है, लेकिन फिर भी जैसा आपने भी बताया कि एक ह्यूमन एंगल होता है, इमोशनल एंगल होता है कि चलो एक अदद घर में थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया जाए। लेकिन आगे आने वाला जो ट्रेंड है वो कैसा हो सकता है? देखिए, मैं हमेशा म्यूचुअल फंड के फेवर में रहूंगा कि 2 वजह है। देखिए, प्रॉपर्टी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, एक बहुत बड़ी रकम रिक्वायरमेंट होती है, एक लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। सेकेंडली, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर उस पर निवेश कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी में जब भी निवेश करेंगे और ये जब भी आप उसे बेचना होगा तो आपको टैक्स लगेगा। तीसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी की जो मेंटेनेंस होती है, वेयर एंड टेयर काफ़ी होता है, आप उसकी मेंटेनेंस काफ़ी लगती है इस पर। चौथी बात यह है, आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड हो या ना हो, आप अगर सेकंड प्रॉपर्टी है उस पर आपको डीम्ड इनकम ऐड होगा, आपके टोटल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसकी लिक्विडिटी बहुत प्रॉब्लम है आज के टाइम में, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मार्केट बुरे समय से गुजर रही है। आपको यदि प्रॉपर्टी बेचना है बाजार में, बहुत दिक्कत आएगी और इसकी लिक्विडिटी बहुत खराब है। तो ये सब पॉइंट को नजर पे रखते हुए मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल फंड है, इसके जरिए आप निवेश करेंगे तो एक छोटी सी रकम, चाहे वो 500-1000 रुपए एसआईपी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लिक्विड है, T+3 में मैक्सिमम आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। टैक्स बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अभी सिर्फ इक्विटी में इस ईयर से लागू हुआ, जो कि मैक्सिमम 10% है, तो ये टैक्सेशन कम आती है। और चौथी बात, उसके और मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है इसका। नाउ सिर्फ इसमें एक आपको कंपैरिजन आप करेंगे कि भाई प्रॉपर्टी में रिटर्न ज्यादा आएगा या म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश कर रहे हैं और ये डेटा पॉइंट लेंगे और अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म प्राइम 10, 15, 20 साल के टाइम होराइजन पे, हमेशा आपको लगेगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की रिटर्न जो है प्रॉपर्टी की रिटर्न से हमेशा ज्यादा रही है। ओके। सो ऑल सभी नजरिए से, सेफ्टी, लिक्विडिटी या रिटर्न के नजरिए से अगर आप देखेंगे, इस सब पहलू में इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको बेहतर नजर आएगा। ओके, चलिए एक और कॉलर से बात करते हैं। नागपुर से धवल जी इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। धवल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ, मेरा एक 3-3 हजार की 2 SIP है। एक है रिलायंस रिटायरमेंट वेल्थ क्रिएशन फंड में, 2 साल से चल रही है अप्रोक्स, और एक है टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड का। ओके। हाँ, और बाकी वो भी 3000 का SIP है, और एक है LIC का पॉलिसी है जीवन लाभ करके। हाँ, 36,000 रुपए सालाना निवेश आप इसमें कर रहे हैं ना?
किसमें? LIC जीवन लाभ में? हाँ हाँ हाँ। ओके, और आपने टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, क्योंकि आपने सवाल में कुछ डिटेल्स भी दिए थे हमें। एक टर्म इंश्योरेंस भी है आपके पास? यस, HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस। ओके, वो 50 लाख का कवर है टर्म इंश्योरेंस को। आने वाले टाइम में आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं और 6,000 से? और हाँ, आने वाले कुछ समय में हो सकता है, बराबर है। लगभग कितना? 5-1 हजार का है स्कोप और बढ़ाने में। मतलब 5,000 और? हाँ, 5,000 और ऐसे भी बढ़ा सकते। ओके, तो अब अभी तनवीर 6,000 की SIP इनकी है, 2 फंड्स में 3-3 हजार की, कह रहे कि 5,000 और बढ़ा सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस लिया है, बहुत अच्छी बात है, 32 साल इनकी उम्र है, और 2 इनके फंड्स हैं, इसमें से एक टैक्स सेविंग फंड है। कैसे लग रहे हैं फंड्स इनके लक्ष्य के हिसाब से आपको? देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया, बहुत सही किया है, ये बहुत अहम रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात है कि इनकी जो SIP है, एक रिलायंस रिटायरमेंट फंड है, वो बैलेंस फंड है, ये कंटिन्यू रख सकते हैं। टैक्स सेविंग, टाटा टैक्स सेविंग फंड है, इसमें SIP अगर आप करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक इंस्टॉलमेंट आपके 3 साल के लिए लॉक इन रहेगी, क्योंकि ये टैक्स सेविंग फंड है। इसमें आपको 86 की रिबेट तो जरूर मिलेगा आपको, लेकिन ये इस कंडीशंस के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नाउ टाटा टैक्स सेविंग फंड, ये थोड़ी वॉलेटाइल फंड है, इरेटिक परफॉर्मेंस रही है, लास्ट 2 साल की परफॉर्मेंस सही है इसकी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके हर एक इंस्टॉलमेंट को 3 साल का टाइम होराइजन आपको देना पड़ेगा विड्रॉ करने से पहले। आपकी जो LIC की इन्वेस्टमेंट है, ये एंडोमेंट पॉलिसी है, ये आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, क्योंकि आज के दिन में एंडोमेंट पॉलिसी, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा एंडोमेंट पॉलिसी काम कैसे करता है। अभी किसी भी एंडोमेंट पॉलिसी में अगर आप निवेश करते हैं, LIC उसकी 85% जो है रकम किसी फिक्स डिपॉजिट टाइप डेट प्रोडक्ट में निक करती है, 15% इक्विटी में जाता है। उसकी जो वेटेड एवरेज रिटर्न है आपको आज के दिन में करीब 8.5 से 9 के बीच में आता है, लेकिन क्योंकि ये एंडोमेंट पॉलिसी एजेंट को बहुत स्ट्रांगली रिवॉर्ड करती है, और जो कॉस्ट एसोसिएटेड है इस पे, इसको डिडक्ट करने के बाद में आज के दिन में आपको रिटर्न जो है 4% के ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न 4% का टेक्निकली ये इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता। इसी वजह से एंडोमेंट पॉलिसीज़ की सलाह हम लोग नहीं देते हैं। तो ये अगर इस निवेश से अगर आप बाहर निकलना चाहें तो आप बिल्कुल निकलें। जब भी सरेंडर वैल्यू इसका जो भी निकलता है, आप लॉस बुक करके आप इस पर थोड़ा निकल जाएं, ताकि आपकी जो अच्छे कमाए हुए पैसे बैड इन्वेस्टमेंट को चेज ना करें। ओके, चलिए एक और कॉलर से बात करते हैं। पुष्पा जितेश सेठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। पुष्पा जी, बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे शो में। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जी मैंने आपको मेरे कुछ फंड भेजे हुए हैं जी। मुझे उसके बारे में जानना था कि जो मैंने फंड भेजे हैं वो सिलेक्शन मेरा सही है या नहीं है। ओके, आपने ये निवेश की शुरुआत अभी हाल ही में की है, मई 2018 में? जी जी मैम। और कहीं से जानकारी हासिल करके की है कि खुद से? जी बस थोड़ा बहुत आपके प्रोग्राम से और थोड़ा बहुत अपनी जानकारी लेके। ठीक है। इन फंड्स में सिर्फ आप निवेश कर रहे हैं कि आपके हस्बैंड भी कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, मैंने दोनों के भेजे हैं, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। मेरे 5 फंड है और मेरे हस्बैंड के 3 फंड है। जो मेरे फंड है वो DSP ब्लैक रॉक है, कोटक सिलेक्ट है, L&T मिड कैप है, रिलायंस स्मॉल कैप है और SBI स्मॉल कैप है। ओके, हाँ, और जो मेरे हस्बैंड के है वो L&T इमर्जिंग बिजनेस वाला है, मेरा एसेट है, और SBI स्मॉल कैप है। ठीक है। तो बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख का लक्ष्य, 24 साल के बाद वर्ल्ड टूर 1 करोड़ का लक्ष्य है, और 24 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों SIP कर रहे हैं। इनकी 10,000 की है, पति ने 6,000 की, और इनके अलग अलग फंड्स। लेकिन हाँ, इनके जो गोल्स हैं, रिटायरमेंट, बच्चे की पढ़ाई, वर्ल्ड टूर, फंड्स पर इनको राय दीजिए। देखिए, ये आपके जो गोल्स हैं, आपने अमाउंट अभी 16,000 रुपये प्रति माह निवेश कर रहे हैं। इस रकम से या थोड़ा और बढ़ा दे 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो ये आपके गोल सारे कंफर्टेबली अचीव हो जाएंगे। लेकिन एक सलाह देना चाहूँगा कि लगता है कि आपने सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न को देखते हुए आपने SIP किया है।
क्योंकि अभी इमीडिएट को छोड़कर आपने जब मई 2018 में स्टार्ट किया होगा, हिस्टोरिकल 1, 2, 3 साल का रिटर्न मिड एंड स्मॉल कैप का बहुत अच्छा दिख रहा होगा, इसीलिए आपने सेलेक्ट किया है। आपके सारे फंड जो हैं मिड एंड स्मॉल कैप में हैं, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। अगर आप ये वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर पाएँ, अगर अप एंड डाउन को, तो आप इसमें निवेश कंटिन्यू रखिए, वरना आप लार्ज कैप कुछ फंड एलोकेट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ICICI फोकस ब्लू चिप हो गया, आपने IDFC मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड, ये सब ऐड कर सकते हैं। बट लेकिन बहुत ज़्यादा फंड ऐड ना करें, क्योंकि ओवर डिवर्सिफिकेशन की वजह से रिटर्न आपके डाइल्यूट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपके गोल्स सारे बहुत लॉन्ग टर्म हैं, इसीलिए आप इस छोटे से रकम में सारे गोल्स अपने अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपने सारे जो फंड एलोकेट किया है, आपने इक्विटी फंड में किया है। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा थंब रूल है कि एसेट एलोकेशन, इक्विटी के साथ साथ आप डेट भी एलोकेट करें, ताकि अगर किसी समय जब आपको पैसा विड्रॉ करना हो और इक्विटी मार्केट बुरा दौर से गुजर रहा हो, तो आपके सारे वैल्यू कम ना हो, आप डेट से विड्रॉ कर पाएं या आप बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड कुछ समय कभी ऐसा रहता है कि इक्विटी अच्छा करता है, कभी डेट अच्छा करता है। तो इसको अगर आप थोड़े बैलेंस कर पाएंगे, आपके पोर्टफोलियो की रिस्क भी थोड़ी कम हो जाएगी, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, और ये एसेट एलोकेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ डेट फंड ऐड कर सकते हैं। किसी डेट फंड का आप इन्हें राय दे सकते हैं, कैसे डेट फंड्स में? ओके, अब डेट फंड में जैसे कि HDFC क्रेडिट रिस्क फंड है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। DHFL क्रेडिट फंड है, आप ये ऐड करना चाहिए, ये ऐड कर सकते हैं। ये लो रिस्क फंड है कंपेयर टू इक्विटी, और इसके रिटर्न्स भी थोड़े कम रहेंगे, लेकिन ये थोड़ा बैलेंस आउट कर सकता है। लेकिन अगर आपको डेट फंड नहीं ऐड करना है, तो कम से कम आप ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड जरूर ऐड करें, ताकि उसमें डेट इक्विटी की ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन है, आपकी पोर्टफोलियो थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। ओके पुष्पा जी, आपको और आपके हस्बैंड के लिए, इस निवेश के लिए और आपके गोल्स के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज मनी गुरु के इस खास एपिसोड में, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड्स के फायदे भी बताए, प्रॉपर्टी में निवेश करने के भी फायदे बताए, और बताया कि हाँ लॉन्गर टर्म में क्या आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।